To the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. इसमें लोकतंत्र का आज तृतीय कालांश है। तृतीय कालांश को समझने से पहले उसकी थोड़ा पीछे की चर्चा कर लें। हम लोग इस अध्याय में मैंने जो है लोकतंत्र के दो किस्से, जिसमें चीले की घटना पढ़े थे। जो चीले में लोकतंत्र आया, आइंदे की सरकार, फिर पिनोसे की सरकार, गैर लोकतांत्रिक सरकार, फिर मिशेल बैसेल की सरकार आई। तो अब कैसे देखा जाए कि अपने चीले में लोकतंत्र का आगमन हुआ, फिर गैर लोकतांत्रिक सरकार आई, फिर इसके बाद लोकतांत्रिक सरकार आ गई, यानी लोकतंत्र वापस आ गए। फिर दूसरी घटना है, दो किस्से हैं। पोलैंड है, जो जहाँ साम्यवादी सरकार थी। साम्यवाद की आप विशेषता देखें, जहाँ की जनता को बोलने की आज़ादी नहीं है, सरकार के खिलाफ कोई संगठन नहीं बना सकता है उस देश में, और प्रेस और मीडिया की भी आज़ादी नहीं। तो लोकतंत्र वहाँ पोलैंड में भी जो है लोकतंत्र का आगमन होता है, घटना घटती है, क्योंकि वहाँ ऐसी घटना घटती है जो एक सरकारी माने कारखाने से एक कर्मचारी को निकाल दिया जाता है। परिणाम यह होता है कि वहाँ हड़तालें होती है, और हड़ताल के बाद जो है पुनः सरकार जो है तब तक कमजोर पड़ गई रहती है। जो संरक्षण दे रही थी, रूस जो संरक्षण देने का काम कर रहा था, वह भी कमजोर पड़ गया था, वह अभी बिखर चुका था, जो आगे आप पढ़ेंगे। इस कारण देख रहे हैं कि लोकतंत्र वहाँ चुनाव हुआ और लोकतंत्र आ गया। अब हम लोग देखेंगे आगे उसी में जो पोलैंड के में लोकतंत्र के दो विशेषताएं हैं। अब कौन कौन विशेषता है जो इनमें लोकतंत्र में जो है, तो आप देखेंगे कि चीले की घटना देख रहे थे। जो चीले में पहली बार लोकतांत्रिक सरकार आया, फिर गैर लोकतांत्रिक सरकार आया। जो गैर लोकतांत्रिक सरकार पिनोसे की सरकार, और पोलैंड में भी गैर लोकतांत्रिक सरकार थी, लेकिन दोनों सरकारों में अंतर था। एक सरकार जो है जिसमें बोलने की आज़ादी, मन चीले में आप देखा जो कि जो सैनिक शासन थे, तानाशाह शासन थे, और दूसरा पोलैंड में आप देख रहे थे जो कि साम्यवादी सरकार थी। तो जो पोलैंड में जो सरकार थी वह जो है अपने मजदूरों की सरकार कहती थी, लेकिन मजदूरों को कोई सुविधा प्राप्त नहीं था। वह न बोलने की आज़ादी थी, न संगठन बनाने की आज़ादी थी। तो और मजदूरों की जो व्यस्तता जो है समस्याएं थी, उसका भी समाधान नहीं हो रहा था। यहाँ सैनिक शासन था, पिनोसे के सरकार थी, अगस्तस पिनोसे की सरकार थी, जो गैर लोकतांत्रिक सरकार थी। चीले जो आइंदे के सरकार को उखाड़ फेंक कर एक नई सरकार का गठन हुआ था, और तानाशाही सरकार थी, सैनिक सरकार थी। और इस सैनिक सरकार खुलेआम जो है अमीरों पूंजीपतियों को लाभ पहुंचा रही थी। यह सरकार यह नहीं कह रही थी कि मैं लोकता जो है जनता की सरकार हूँ, मजदूरों की सरकार। खुलेआम पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया। ये गैर लोकतांत्रिक जो है देश, जो लोकतंत्र था फिर में गैर लोकतांत्रिक हो गया चीले। और पोलैंड में जो साम्यवादी सरकार थी, जो गैर लोकतांत्रिक सरकार थी। फिर आगे जो है लोकतांत्रिक सरकार। अब लोग चीले में लोकतंत्र आया, आइंदे की सरकार आई, फिर मिशेल बैसेल की सरकार आई, और पोलैंड में भी साम्यवादी सरकार समाप्त हो गई। और साम्यवादी सरकार के बाद लेक वालेसा का सरकार आया। लेक वालेसा ने क्या किया और चीले में क्या किया? चीले के जो आइंदे की सरकार थी, वह सरकार जो है अपने को नियंत्रित और निर्देशित, यानी आर्थिक दृष्टिकोण से नियंत्रित और निर्देशित चला रही थी। जबकि पोलैंड की जो व्यवस्थाएं थी उसमें जो है जो व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्थाएं थी उससे भिन्न थी। फिर जो है चीले में जो मिशेल बैसेल की जो सरकार थी, जो लोकतांत्रिक सरकार थी, वह मध्यम मार्गी, यानी जो
चिले में जो सरकार थी और पोलैंड में सरकार थी, उसके भिन्न रास्ता तैयार किया। तो आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र में भी व्यवस्थाएं पूरे दुनिया में एक जैसे नहीं चलती है। जैसे अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से अर्थव्यवस्था नियंत्रित होती है, लेकिन दोनों में समानताएं है। जो लोकतंत्र है उसमें समानताएं रहती है। वह समानताएं यह है कि दोनों जगह आप अपने प्रतिनिधि को चुनाव करते हैं और प्रतिनिधि ही सरकार बनाती है, सरकार चलाती है। लेकिन और दूसरी बात यह है कि वहाँ जनता को बोलने की आज़ादी होती है, प्रेस की आज़ादी होती है, संगठन बनाने की आज़ादी होती है। तो इस तरीके से आपने जो देखा कि जो लोकतंत्र की एक गैर लोकतांत्रिक सरकार, एक लोकतांत्रिक सरकार, और दोनों सरकारों में अंतर पाया गया। मिशेल बैसेल की सरकार, एंडे की सरकार जो चिले में था, इसमें भी अंतर पाया गया। और लेक वालेसा की सरकार है जो उसमें भी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अंतर पाया गया। इस तरीके से आप पोलैंड में जो लोकतंत्र की दो विशेषताएं हैं, यानी पोलैंड में आपने देखा कि पोलैंड में लोकतंत्र आया या लोकतंत्र की दो विशेषताएं हैं। फिर चिले है 1973 की घटना, यानी तो सैनिक तख्ता पलट, लोकतंत्र की वापसी। अब आगे बढ़ेंगे, इससे आगे जो है आप देखेंगे लोकतंत्र के 3 नक्शे। पूरे दुनिया में लोकतंत्र यानी 17वीं शताब्दी तक पूरे दुनिया में राजतंत्र था। जो आप पहले भी आपने देखा है, आपको बताया गया है कि पूरे दुनिया में लोकतंत्र कैसे आया, उसकी नींव कैसे पड़ा। इसमें नक्शे के माध्यम से 3 नक्शा बना हुआ है। आप पहले नक्शे में देखेंगे, पहला जो नक्शा है 1900 से 1950। दूसरा जो नक्शा आप देखेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक में है 1975। तीसरा जो नक्शा है वह 2000 तक, ईस्वी तक। तो आप देख रहे हैं जो कि 3 नक्शे का जिक्र है आपके पाठ्य पुस्तक में। 3 नक्शा जो है वह छपा हुआ है। उन नक्शे में आप गौर से देखिए, पूरे विश्व का मैप। पहला जो नक्शा है 1900 से 50, यानी पूरे दुनिया में लोकतंत्र कहाँ कहाँ आया, कैसे आया, यह अस्थायी रहा कि नहीं रहा। तो 1950 तक जो लोकतंत्र आ गया। 1950 के बाद आप देख रहे हैं 1975 ईस्वी में जो लोकतंत्र, जो पहले लोकतंत्र था वह अब है कि नहीं है दुनिया में। जैसा आप उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया, लातीन अमेरिका, यानी 1975 ईस्वी में आप देखिए मैप में किन किन देशों में लोकतंत्र आ गया है। आप उसको अध्ययन कीजिए और मानचित्र का सहयोग लीजिए। मानचित्र माने जो है दुनिया का मानचित्र जो है, या ग्लोब का अगर आपके पास उपलब्ध हो, या एटलस उपलब्ध हो, तो आप देखिए उन महाद्वीपों का नाम लिखिए और देखिए 1975 तक किन महाद्वीपों में लोकतंत्र किन किन देशों में आया है। फिर आगे है 2000 ईस्वी तक। अगला मानचित्र है दुनिया का मानचित्र। 2000 ईस्वी तक दुनिया के किन देशों में लोकतंत्र स्थापित हो चुका है, यानी किन किन महाद्वीपों में लोकतंत्र स्थापित हुआ है, या उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यानी किन किन महाद्वीपों में लोकतंत्र अब स्थापित हो गया है। 2000 ईस्वी तक लोकतंत्र कहाँ पहुंचा है। 3 नक्शा जो है लोकतंत्र के 3 नक्शे। इन पहला जो है 1900 से 1950 ईस्वी तक का मैप है, मानचित्र है। उसमें आप देखिए अलग अलग महाद्वीपों को। फिर 1975 ईस्वी तक आप देखिए, और मैप अगर उपलब्ध है, मिलता है आपको, दुनिया का मानचित्र उपलब्ध मिलता है, वह आप खरीद कर उस पर अभ्यास कीजिए। उन मानचित्रों में रंग भरने का अभ्यास कीजिए और देखिए कि किन 1950 ईस्वी तक किन महाद्वीपों में, किन देशों में, 1975 ईस्वी तक किन महाद्वीपों में, किन देशों में लोकतंत्र आ गया। 2000 ईस्वी तक किन महाद्वीप में
कौन कौन से देश लोकतांत्रिक हो गए हैं, फिर इसमें आप रंग भरिए और इसका प्रयास कीजिए। अब लोकतंत्र के 3 नक्शे देखे और उसमें देखा जाए कि दुनिया के किन किन महाद्वीपों में लोकतंत्र कैसे आगे बढ़ा और लोकतंत्र का विस्तार हुआ। तो अब आगे जो है अगला जो आप बिंदु है, आप देखेंगे पाठ जो है भिन्न भिन्न 4 खंडों में बटा हुआ है, प्रत्येक खंड के उपखंड है। तो अगला जो खंड है वह 1.3 है, लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण है। विभिन्न चरणों में क्या पढ़ना है, जो लोकतंत्र के विस्तार के जो चरण है उसमें पहला आप देखें जो दुनिया में लोकतंत्र कैसे प्रभावित किया, लोकतंत्र कैसे आया, लोगों के इसके प्रति आकर्षण कैसे बढ़ा, उसमें फ्रांस की घटना है। आप इतिहास में इसको बेहतर 1789 की घटना, 1789 में फ्रांस में राज्य क्रांति हुई थी और उस राज्य क्रांति में राजा और सामंत इस दोनों के खिलाफ एक क्रांति आया और लोग जो मध्यम वर्गीय थे, निम्न मध्यम वर्गीय थे और जो मजदूर वर्ग थे, उन मजदूर वर्गों को के बीच कैसे माने जो जागरण उत्पन्न हुआ और कैसे उन्होंने, और फ्रांस के क्रांति ने दुनिया में 3 नारा दिया, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया और ये पूरे दुनिया को प्रभावित किया। पूरे दुनिया में समानता यानी राजा जो ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा पाता था। और ये फ्रांस में जो क्रांति हुई, इस क्रांति ने जो है लोगों के मन में ये भाव पैदा किया, हर कोई समान है, हर व्यक्ति समान है, इसलिए समानता का पूरे दुनिया में, फिर स्वतंत्रता, हर को अपनी बात रखने की आजादी, हर कोई अपनी बात रख सकता है, इसकी आजादी, बंधुत्व, हर कोई बंधुत्व विचारधारा से इससे जिंदा रहेगा। यानी यह क्रांति जो है फ्रांस की क्रांति, यानी उसके राजा के खिलाफ और सामंतों के खिलाफ यह क्रांति थी। यह क्रांति यह दुनिया में प्रभावित किया और आप देखेंगे मैंने यदि क्रांति का अध्ययन करेंगे, इस क्रांति से आपको पता चलेगा फ्रांस में भी लोकतंत्र एक चरणों में स्थापित नहीं हुआ। फिर आप देखेंगे 1789 में क्रांति हुआ, क्रांति के बाद फिर आप देखेंगे जो कि कैसे उसमें नेशनल कन्वेंशन आ गया, डायरेक्टरी आया और डायरेक्टरी के बाद फिर नेपोलियन का आगमन हो गया। तो यानी कैसे जो है वहां धीरे धीरे लोकतंत्र की स्थापना, एक बार में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पा रहा है। ब्रिटेन है जो ब्रिटेन में भी लोकतंत्र फ्रांस से भी पहले आ गया, लेकिन यह एक्सीडेंटल था, अकस्मात आ गया। और घटना यह घटी जो राजा जो है वहाँ ऐसा व्यक्ति बना, फ्रेंच बन गया, वह अंग्रेजी जानता नहीं था, वहाँ की कार्यवाही अंग्रेजी में चलती थी, इस कारण वो एक दिन सदन में भाग लेने नहीं जा पाता था। परिणाम हुआ जो अपने एक मित्र वालपोल को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया और वह संसद जाया करता था और इसी क्रम में उसने क्या किया, जो राजा के अधिकारों को घटा दिया। परिणाम यह हुआ जो लोकतंत्र में स्थापित हो गया ब्रिटेन में। लेकिन यह लोकतंत्र दुनिया को बहुत प्रभावित नहीं किया। दुनिया को जो प्रभावित करना चाहिए वो फ्रांस की क्रांति ने ही प्रभावित किया। फ्रांस के क्रांति ने आप देखें कि दुनिया में स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व के नारे ने जो है प्रभावित किया, तो ब्रिटेन बहुत प्रभावित नहीं कर सका। अगला है अमेरिका, जो 1776 में, और वहाँ जो है आज़ादी प्राप्त हुआ। आज़ादी इसलिए प्राप्त हुआ कि वह भी ब्रिटेन का उपनिवेश था और भारत में आपने देखा था कि फ्रांस को ब्रिटेन ने यहाँ से भगाया था। तो फ्रांस के जो राजा थे या शासक थे उसके मन में ब्रिटेन के प्रति जो है विद्वेष था और उसने अमेरिका में से जो है ब्रिटेन को भगाने के लिए वहाँ उसने सहयोग दिया अमेरिकियों को और 1776 में वहाँ जो है आज़ादी प्राप्त हो गई। और इस कारण फ्रांस में भी आर्थिक परेशानी आ गई और एक कारण यह भी था जब फ्रांस में क्रांति हुई थी। तो अमेरिका जब आज़ाद हुआ और 1787 में और उसने कानून बनाया, आज़ाद होने के बाद कानून बनाया, लेकिन कानून वो बनाया तो सभी को उस समय तक जो आज़ादी मिली वह जो कानून बना उसमें आप देखेंगे मताधिकार का प्रयोग, सफरेज यानी जो मताधिकार, एडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यह पूरे दुनिया में नहीं प्राप्त हुआ था, सबको प्राप्त नहीं हुआ था। सबको प्राप्त नहीं होने के कारण यानी पुरुषों को
यानी जो आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति थे उनको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया था। यानी हर व्यक्ति को जो आज है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी 18 साल से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को बिना जाति, धर्म, लिंग और वंश के आधार पर हर किसी को मत देने का अधिकार है। ऐसा उस समय नहीं हुआ। 1965 में वहां जो है उपमाने जो है सबको, अश्वेतों को अधिकार दिया गया। वहां भी एक घटना घटी और उस घटना के परिणाम स्वरूप जो है अमेरिका में मताधिकार प्रदान किया गया। सर्वप्रथम जो है मताधिकार 1900 ईस्वी तक न्यूजीलैंड एक अकेला देश था जहाँ की मताधिकार दिया गया। फिर 1917 में रूस में मताधिकार दिया गया। इस प्रकार आप क्रमशः देख रहे हैं कि भारत में आजादी के बाद मताधिकार का जो है प्रयोग किया गया। तो ये लोकतंत्र के विस्तार के 3 चरण आपने देखा। पहला चरण फ्रांस था, दूसरा ब्रिटेन की घटना है, तीसरी अमेरिका की घटना है और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की घटना है। अब आगे आप देखेंगे इसके उपखंड उपनिवेशवाद का अंत, ये जो हो गया उपनिवेशवाद का अंत, यह उपखंड है। यानी इस लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण, ये उपनिवेशवाद आपने देखा जो कि पूरे दुनिया के 2 महाद्वीप, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में ही उपनिवेश यानी ब्रिटेन, फ्रांस, डच, पुर्तगाली, इन सबों ने इन 2 महाद्वीपों में अपना अपना उपनिवेश बसाया था, व्यापार करने आया और व्यापार के पश्चात धीरे धीरे उस साम्राज्य पर आधिपत्य स्थापित कर लिया और अपना साम्राज्य, अपना जो है अपनी सरकार चलाने लगा। यानी वह उपनिवेश हो गया। इससे ज्यादा प्रभावित एशिया और अफ्रीका 2 महाद्वीप हुए। तो भारत भी उसमें से एक है। जो भारत भी इस ब्रिटेन का, यहाँ तो डच, पुर्तगाली, फ्रेंच और ब्रिटेन सभी आए, लेकिन ब्रिटेन जो है अस्थायी रूप से व्यापार करते करते यहाँ अपना आधिपत्य जमाया व्यापार के माध्यम से और यहाँ शासन करने लगा। लेकिन इसका खिलाफ बराबर यहाँ संघर्ष चलता रहा और यहाँ के लोगों ने उसका विरोध करता रहा। और यह विरोध यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के समाप्ति के बाद भारत इन उपनिवेशवाद से, यानी जब आजादी जोर पकड़ा, यहाँ के लोगों में यह आंदोलन तीव्र किया, परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को यहाँ से जाना पड़ा और यहाँ आजाद 1947 में भारत आजाद हो गया। फिर आजादी के पश्चात इन्होंने जो है ये गणतंत्र स्थापित हुआ। इस तरीके से भारत एक आजाद मुल्क हो गया। यहाँ भी आजादी के बाद लोकतंत्र और गणतंत्र की स्थापना हुई। दूसरा आप देख रहे हैं उसमें गोल्ड कोस्ट, घाना 1957 में वह भी यानी अफ्रीकी देश है और वह आजाद हुआ। आजादी के पश्चात वहां माने जो है यहाँ आजादी के पश्चात जैसे जवाहरलाल नेहरू अंतरिम प्रधानमंत्री बने, फिर चुनाव के बाद भी प्रधानमंत्री बने। वहीं एक सुनार का पुत्र नक्रुमा जो आजादी की लड़ाई लड़ रहा था वह भी सत्ता में आया और शासन करने लगा। लेकिन नेहरू के नक्शे कदम पर चला, लेकिन नेहरू के जैसा आचरण नहीं कर पाया। वह अपने को उस देश में आजीवन के लिए राष्ट्रपति चुनवा लिया। परिणाम यह हुआ कि 1966 में सत्ता परिवर्तन हो गया और यानी सैनिक तानाशाही ने नक्रुमा को हटाकर सत्ता अपने हाथ में ले ली। इस तरीके 2 घटना उपनिवेशवाद का अंत, यानी 2 उपनिवेश का चर्चा हुआ। पहला हुआ भारत में कैसे लोकतंत्र स्थापित हुआ और अब तक चल रहा है। आप घाना जिसका प्राचीन नाम गोल्ड कोस्ट था वहां भी हुआ, लेकिन वह लंबे काल तक लोकतंत्र स्थापित नहीं रह सका। वहां फिर से सैनिक सत्ता आ गया। भारत जो आज तक लोकतंत्र निर्बाध गति से चल रहा है। आगे जो है अगला जो खंड है वह हाल का दौर है। अगली क्लास में उसको पूरा किया जाएगा।
आप इन घटनाओं की, भारत में लोकतंत्र कैसे स्थापित हुआ, घाना में स्थापित हुआ लेकिन किन कारणों से वहां लोकतंत्र समाप्त हो गया, यानी कैसे दुनिया में लोकतंत्र की यात्रा बढ़ रही है। अगले जो क्लास में होगा इसी का उपखंड हाल का दौर पढ़ेंगे, फिर एक खंड और है उसकी जानकारी दी जाएगी।